हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों से हमारी यूट्यूब पे फिटर की क्लास रुकी हुई थी। कुछ चैनल पे प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो क्लासेस नहीं आ रही थी। तो चलिए वो क्लास फिर से हम स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ। और इस बार की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैंने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन और आपकी जो अरिहंत क्लास की बुक है उससे मैंने ली है। और इससे अरिहंत क्लास की बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने इसी लिए आपकी कितनी तैयारी अभी तक हुई है वो आप फटाफट आप इसे देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी तक हो गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति के विकास के क्रम में कौन सा पद सम्मिलित है। तो ये आपका जो पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति के विकास के क्रम के रूप में कौन सा पद सम्मिलित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्योंकि पहिया भी होगा, ऑटोमोबाइजेशन भी होगा और कंप्यूटराइजेशन भी होगा। ये सारी प्रक्रियाँ आज के युग में औद्योगिक क्रांति में सम्मिलित हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही डैश का अभ्यास करना चाहिए। तो तकनीकी जो विद्यार्थी होते हैं उसके अध्ययन काल में ही किसकी उपयोग करना, मतलब किसकी अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सुरक्षात्मक औजार का। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है। तो मशीनों को प्रॉपर जो है उसका संचालन कौन कर सकता है, तो एक कुशल मानव श्रम या कुशल अभियंता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों। जब आप एक कुशल होंगे तो आप मशीनों को अच्छे तरह से प्रॉपर आप उसे ऑपरेट कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। वर्तमान युग मशीनों का युग है। उसके बाद कह रहा है नट बोल्ट को अधिक सख्ती से कसने के लिए पाइप का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे असावधानी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद है, ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है बड़े साइज का होल करने के लिए पहले छोटे ड्रिल का ही प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये भी सही है, क्योंकि जब हम बड़े साइज का होल करते हैं तो पहले हम छोटी ड्रिल करते हैं, उसके बाद हम ड्रिल के साइज को बढ़ाते जाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। असावधानी दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है, ये भी बिल्कुल सही। अगर हम असावधानी रहेंगे तो दुर्घटना निश्चित है कि वो घटेगी। उसके वर्तमान युग मशीनों का युग है, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने असत्य मांगा है। तो असत्य आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नट बोल्ट को अधिक सख्ती से कसने के लिए पाइप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कोई सा भी टूल्स इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया, उन्होंने पाइप बोला है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाए, अनियंत्रित एवं दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर वहाँ पे आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन देखने के लिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे डीआरडीओ में आ चुके हैं पहले भी। तो आपको ये सारी क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अनियंत्रित एवं दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं। हम उसको क्या बोलेंगे, दुर्घटना बोलेंगे या घटना बोलेंगे या फिर इनमें से दोनों बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा दुर्घटना। आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव स्वभाव में बसा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है। तो मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव जो होता है हमारी जिज्ञासा होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा कि संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। यानी कि हम किसी मशीन का प्रॉपर ऑपरेट करने की विधि हम नहीं जान रहे हैं, तो उनका परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है ए ऑप्शन में परिष्कृत, परिस्कृति, उसके बाद है दुर्घटना, उसके बाद पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम मशीनों को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए नहीं आ रहा है तो हमें क्या हो सकती है, दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा, निम्न में कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। यानी कि आपका कौन सा दुर्घटना नहीं है। तो
हाथ से हथौड़े छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगा। उसके बाद है अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों पर चोट लग गई। उसके बाद है बीमा कंपनियों से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली। फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी टूट गई। तो भाई फर्श पे अगर तेल है उससे गिरेंगे तो हड्डी टूटे, तो ये भी एक प्रकार की घटना है, तो ये तो होगा ही। ये तो बिल्कुल सही है। इनमें से पूछ रहा है कौन दुर्घटना नहीं है, ये तो दुर्घटना होगी। उसके बाद अचानक हेक्सा ब्लेड टूट जाने से अंगुली पर चोट, ये भी एक प्रकार की दुर्घटना ही है। उसके बाद हथौड़े हाथ से छूटकर अन्य व्यक्ति को लगा, तो ये भी एक प्रकार की दुर्घटना। दुर्घटना कौन नहीं है, तो ये वाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से मांगा है वही कि दुर्घटना कौन नहीं है, तो आपका ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। निम्न में कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इनको देखिएगा। निम्न में कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, तो कार्य में रुचि का ना होना। तो कार्य में अगर रुचि ना होगा तो श्योर है कि आपकी दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद अधिक उत्सुक होना, अधिक फुर्तीला होना, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा अनुशासनहीन होना। तो अगर आप अनुशासनहीन हैं तो आपकी दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद अधिक उत्सुक होना, तो ये काम सीखने की जिज्ञासा जो होती है, तो ये भी इससे दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल ना होती है। आपको दुर्घटना होने की संभावना होती है क्या, जब आप अधिक फुर्तीला होते हैं। तो अधिक फुर्तीला वहाँ पर बिल्कुल ना दिखाने की ज़रूरत है। जब आप प्रॉपर वे में मशीन को यूज करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है उसकी यूज करने की, तो उनके टाइम के अनुसार से हम हड़बड़ ना करें, और ज़्यादा हड़बड़ करने की वजह से वहाँ पे दुर्घटना की संभावना देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। आप देख सकते हो निम्न में कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन है मशरूम हेड चीजल। उसके बाद है फैले मुंह का स्पैनर। उसके बाद घिसा हुआ वर्नियर क्लिपर। उसके बाद है टाइट कसा हुआ आरी का ब्लेड। तो दुर्घटना का कारण कौन नहीं है, तो यहाँ पर फैले मुंह वाले स्पैनर। तो यहाँ पे ये अगर होंगे तो स्पैनर फैले मुंह वाले होंगे तो कहीं ना कहीं इससे दुर्घटना होने की संभावना बनती है। उसके बाद टाइट कसा हुआ आरी का ब्लेड। अगर हम आरी का ब्लेड को टाइट कसेंगे तो वो उनकी आरी अचानक टूटेगी, जिससे हमें उंगलियों में चोट लग सकती है, कट भी सकती है। उसके बाद है मशरूम हेड चीजल। अगर इस टाइप की होगी तो कहीं उस चीजल बाहर आ जाने से उसमें हमें जिसको हम छेनी बोलते हैं आम भाषा में, तो वो हमें चोट लग सकती है। उससे हाथ में दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। घिसा हुआ बर्नियर क्लिपर। अब ये बताओ भाई, बर्नियर क्लिपर घिसा हो तो उससे हमें क्या दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। मेरा प्रॉपर जो माप आएगा वो मेरा रीडिंग गलत आएगा, उससे हमें दुर्घटना होने की संभावना नहीं हो सकती है। हाँ, भले हम मेरा जो हम मेजरिंग कर रहे हैं बर्नियर क्लिपर से, जो भी हम जॉब को मेजर कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट रॉन्ग दे सकता है, हालांकि इससे घटना होने की संभावना नहीं हो सकती। तो हमका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। औद्योगिक देख सकते हैं औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे है असावधानी। उसके बाद असुरक्षित हस्त औजार, उसको असुरक्षित लेआउट। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आपका क्या है, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। असुरक्षित पहनावे, तो हम टाई कहीं ना कहीं पहनते हैं तो हमारा मशीनों में फंस सकता है ये टाई। ढीले कपड़े, मफलर, तो ये सारी जो ढीले कपड़े पहनेंगे ये भी कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम करेगा। मफलर ये सब यूज नहीं करना है मशीनों के, जब हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनमें से इन्होंने पूछा कार्यशाला में और असुरक्षित पहनावे का क्या होता है, ये सभी हो जाएगा आपका सी। ये सभी रॉन्ग पहनावे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, कि हम दुर्घटना को कैसे टाल सकते हैं। तो सुरक्षा उपकरणों को पहनकर, फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपने तरीके से कार्य करके, उसके बाद किसी कुशल कारीगरों की भांति कार्य करके। तो यहाँ पे हम दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या हो सकती है कि जब हम जॉब, मशीनों और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करेंगे। जब हम प्रॉपर उसकी मोशाई को जो हम पढ़ेंगे और जो भी उसका
स्टैंडर्ड होता है मशीनों का स्टैंडर्ड, उसके अनुसार से अगर हम काम करते हैं तो हमें कभी दुर्घटना देखने के लिए नहीं मिलेगी। और हम प्रॉपर पीपी गेज का पालन करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका भाभा परमाणु में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो जहर के खतरे के लिए निम्न में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऐसे चिन्ह आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आप ऐसे चिन्ह को आप थोड़ा सा देख लें। तो जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह, तो ये तो आपका ये आपका हो जाएगा वो लेज़र लाइट की जो होती है। ये आपका तो होगा सेफ्टी से, वो फर्स्ट एड से रिलेटेड। उसके बाद आपका ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला, ये क्योंकि ये जहर से रिलेटेड। आप देखे होंगे कि जो भी हमारा आपका खाद वगैरह जो हम खेत में यूज करते हैं, उनके बोरे पे जो होते हैं, उनके पैकेट पे आपका ये वाला निशान बना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट नंबर 15 है। निम्न में कौन सा चित्र विकिरण के खतरे से संबंधित है? तो यहाँ पे विकिरण की खतरे से जो संबंधित है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन नंबर डी, ये विकिरण के खतरे से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है? तो यहाँ पे क्या है, चेतावनी संकेत है ये वाली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं? तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आपको जब भी चेतावनी होगा तो यहाँ पे त्रिभुजाकार होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 18। चित्र में प्रदर्शित चेतावनी का संकेत क्या दर्शाता है? तो जब भी ऐसे शॉर्ट आप देखे होंगे, अक्सर ये वाले ये जो आपके निशान बने होते हैं यहाँ पे, ये आपके शॉर्ट सर्किट होते हैं, विद्युत के झटके के होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा विद्युत के झटके से, आपकी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो जाएगा कि निम्न में कौन सी संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार बने होते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, अनिवार्य संकेत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य संकेत जहाँ पे बने होते हैं वहाँ पे आपका ऐसे आपको पृष्ठ एक ब्लू बैकग्राउंड होगा, उस पर आपको सफ़ेद कलर की सर्किल बनी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा। निम्न में कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है? तो सुरक्षा संकेत का प्रकार निषेधात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, सुरक्षा संकेत। तो इनमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, उपयुक्त संकेत। ये किसी प्रकार का सुरक्षा संकेत नहीं है, उपयुक्त संकेत तो अलग ही प्रकार का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। चलती मशीन पर निम्न में से कौन सा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए? तो चलती जब मशीन चल रही है तो चलती मशीनों पे हमें किसके द्वारा नट पर जॉब चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे होगा स्पैनर द्वारा, उसके बाद है स्पैनर द्वारा, यहाँ पे है 5 इंच के द्वारा, उसके बाद ए और बी दोनों द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी जॉब मशीनों पे चल रही है, जॉब प्रॉपर वे में अगर कन्वेयर पे चल रही है, तो हमें अगर उनमें नट डालने की हो बात, तो हमें इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें नट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो हमें यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा कि फीटर जॉबों में सरफेस प्लेट का उपयोग चिन्ह के लिए किया जाता है। यानी फीटर जॉबों में सरफेस प्लेट का प्रयोग चिन्ह के लिए किया जाता है, मतलब कि चिन्ह के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका सारे ऑप्शन को करते हैं तो आपको क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर चिन्ह औजार आसानी से चलाए जा सकते हैं। तो जब भी सरफेस प्लेट होते हैं वहाँ पे हम उन्हें अक्सर मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं इन सरफेस प्लेट को। तब राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तो कार्यशाला में बिखरा तेल फिटिंग कार्यों में बाधक बन जाता है, अतः इन्हें तत्काल साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं पर आप कंपनी में जब काम करेंगे या भी कहीं भी काम करेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बिखरा हुआ तेल मिल जाए, तो हम इसको किसके द्वारा साफ करेंगे? इसके द्वारा तो साफ नहीं कर सकते, पानी द्वारा, कपड़े द्वारा, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेत द्वारा। हम बालू के रेत द्वारा उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 हो जाएगा कि कार्यशाला यानी वर्कशॉप में विद्युत
शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है? विद्युत शक्ति में विफलता किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति। जब आपकी आपातकालीन स्थिति आएगी तो इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपकी ये घटना देखने को मिल सकती है, यानी विद्युत शक्ति में विफलता, यानी कि आपकी करंट अचानक जा सकती है, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपका यह हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। आपका 25 में विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं कैसे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप उसको रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से आप उसे मार के हटा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे हो जाएगा कि जब क्वेश्चन नंबर आपका 26 होगा, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट का व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी व्यक्ति को हल्के झटके लगते हैं करंट के तो उन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क स्थान पर मामूली सा जलन पैदा होगा, उसे हल्का सा जलन लगेगा बस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 है कि निम्न में कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है, यानी कि चेतावनी का निर्देश नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। तो प्राथमिक चिकित्सा अगर उपलब्ध है इसमें चेतावनी का निर्देश कोई है ही नहीं हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 होगा, निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है, यानी कि सिर के हमारे स्वरों की सुरक्षा के लिए तो सर की सुरक्षा हमें कौन नहीं कर सकता? ये फील्ड सील। जब हम वो वेल्डिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि वेल्डिंग करने वक्त हमें चेहरों को फेस बचाने के लिए फेस पर उनकी वेल्डिंग की बाबरी ना लगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फेस शील्ड का उपयोग करते हैं। और फेस शील्ड से हम प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट को देख सकते हैं जहाँ पे वेल्डिंग की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि उनमें एक वो शीशे लगे होते हैं तो उनसे हमें प्रॉपर चीज़ें दिखाई देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा। आप यहाँ पे मिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मिलान कीजिए। तो सिर की सुरक्षा तो ये आप ऑलरेडी मिला चुका है, तो आप देख सकते हो सिर की सुरक्षा के लिए हेयर नेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद श्रवण की सुरक्षा के लिए मफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पैरों की सुरक्षा के लिए एनिकलेट्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रिस्पेक्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आग पकड़ना तो ये तो हो सकता है आपातकालीन प्रक्रिया, शक्ति विफलता, ये सब आपातकालीन। तो यहाँ पे कारीगर की विफलता, तो जब हम जो वर्कर है उसकी विफलता होती तो ये आपातकालीन स्थिति नहीं हो सकती। कारीगर अगर कोई किसी काम को प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो ये कोई आपातकालीन नहीं है। दूसरे कारीगर जो प्रॉपर उस काम को जानते हैं तो वो उन्हें कर सकते हैं आसानी, बिल्कुल आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 होगा। किसी दुर्घटना की स्थिति सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाए तो उससे पहले क्या करेंगे? हम तुरंत उसको फर्स्ट एड दिलवाएंगे, तो तुरंत उसको प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर का 32 होगा। 32 आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन की क्रिया भी होती है और एक्सपेंशन की क्रिया होती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक लाइट सॉफ्ट में निम्नलिखित प्रक्रिया निम्न में कौन सी है? बेसिक लाइट सॉफ्ट में निम्नलिखित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो बेसिक लाइट में क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सांस पुनः चालू करना, वायु मार्ग साफ करना, दिल की धड़कन पुनः चालू करती है। ये सभी आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम किसे साफ करना चाहिए? तो जब हम कृत्रिम श्वास देंगे उसे तो हमें श्वास नली को साफ कर देना चाहिए। ये से हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लग जाते हैं, वो अचानक गिर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई प्रकार के सांस वहाँ पे दिए जाते हैं जो बेहोश व्यक्ति होते हैं उनमें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जब कोई आप काम करेंगे, जब आप वर्कशॉप में कहीं भी काम करेंगे, जब आपकी जॉब लगेगी, तो वहाँ पे आपको ऐसे सिचुएशन कई बार देखने के लिए मिलेंगे जब व्यक्ति कहीं पे बेहोश अचानक गिर जाते हैं, तो वहाँ पे आप तुरंत क्या एक्शन लेंगे? तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे या फिर देखेंगे उसकी सांस चल रही है या नहीं, फिर मुंह पर पानी के छिट्टे लगाएंगे या फिर ढीले कपड़े करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि सांस चल रही है नहीं है। अगर आपको उनकी सांस ही ना चल रही हो तो हमें ये सब करने की चीज़ क्या ज़रूरत पड़ रही है?
तो पहले हम उन्हें प्रॉपर वो देखेंगे उनकी सांसें चल रही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक यानी डॉक्टर के आने के पूर्व दुर्घटना व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा, वो तो फर्स्ट एड होगा, ये तो प्राथमिक चिकित्सा होगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 होगा कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। जब हम कृत्रिम रूप से सांस देते हैं तो यहाँ पे सबसे सरल विधि है सेलिवेटर विधि। इसमें क्या करते हैं हम, वो पेशेंट को हम उसको लेटाते हैं पीठ के बल अगर, और या फिर पेट के बल, जो जिस सिचुएशन में जहाँ पे वो उसके छाले पड़ते हैं उसके अनुसार से उनको लेटाएंगे। उनको ऑक्सीजन की प्रक्रिया उनके दोनों हाथ को पीछे करने से ये सारी विधि के सिल्वेस्टर विधि कहलाती है। और कई प्रकार सैफर विधि भी होती है, लेकिन सबसे इसमें सरलतम विधि है सिल्वेस्टर विधि। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा, कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। तो सिल्वेस्टर विधि है, सैफर विधि है, मुंह से हवा भरना, ये सारी विधि में आपकी वो आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स को हमें कहाँ पर रखना चाहिए, तो आसानी जगह पर, ऐसे जगह पर रखना चाहिए ताकि उसको ज़रूरत पर आसानी से हम उसको फाइंड कर सकें, तो आसानी से अभी गमन स्थान पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि एक मरीज के मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को क्या करना चाहिए। तो उसे हम तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मुंह से मुंह में हवा भरने में, तो उन्हें तुरंत फर्स्ट एड यानी कि तुरंत चिकित्सा अनुसार। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि देखिए आपकी जो फीटर की वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करीब 80 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें आपको जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है वो आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे इसमें सेफ्टी से रिलेटेड ओनली मिलेंगे। क्या कि आपको वो देखेंगे कि इनको सेफ्टी के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो कि 5S का तात्पर्य क्या है। तो 5S एक प्रकार की जापानी कार्य की विधि है, और ये जब कहीं भी आप जॉब करेंगे तो आप अगर 5S के अनुसार से करते हैं तो इन्हें अच्छा खासा आपको वहाँ पे जॉब आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो काम करने की तकनीक होगी वो आपको पूरी अच्छी से होगी। तो यहाँ पे एक जापानी तकनीक है, यहाँ पे इसकी मतलब हो जाती है शॉर्ट सीक्वेंस और सजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टन। तो ये आपकी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 42। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसे मैं फटाफट कर रहा हूँ। तो अपने 5S सिस्टम का लाभ क्या है। तो 5S तो उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना। देखिए उत्पादन को भी बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना भी, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादकता को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 43 हो जाएगा, निम्न में कौन सा 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ नहीं है। तो स्टार्टिंग टाइम, इसमें टाइम का कोई वो नहीं है, तो आपको ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ नहीं है तो यहाँ पर टाइम के बारे में वो कोई रिगार्डिंग नहीं किया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 की विभागीय भ्रमण मतलब 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सस्टेन ये आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 हो जाएगा, 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ शॉर्टिंग की तुलना में सेट इन ऑर्डर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है कथन एक, सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों के रूप में तैयार करना आदि। उसके बाद है इसे रेड टैडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ए होगा, केवल आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 हो जाएगा कि 5S प्रक्रिया में मानकीकरण में आवश्यक उपकरणों कौन से होते हैं। तो आवश्यक उपकरण हो आपके हो गए कार्य क्षेत्र प्रणाली और समय बंधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए और बी दोनों होगा, कार्य क्षेत्र प्रणाली और समय बंधन, ये दोनों आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 हो जाएगा कि कौशल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक कारीगर को स्वयं मृदु कौशल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर किसी कारीगर को स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो मृदु कौशल कहलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, आपका ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो आपका सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
48 होगा कि 5S अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। तो हम 5S अवधारणा को मुख्य लाभ क्या हो सकता है, तो अनिश्चित वस्तुओं को बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। तो ये छांटना, छटाई और ये सब तो उसी का 5S की प्रणाली का है। तो आपका ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S की संकल्पना है। तो 5S आप यहाँ पे अब देखिए 5S का क्या हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाइंग। तो ये आपका ये 5S की संकल्पना का वर्ड है। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये हो जाएगा अवधारणा का मुख्य उद्देश्य। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपको इसी तरह से आपकी अरिहंत बुक की फुल कोर्स आपको मैं सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ताकि ये आपकी एनसीईआरटी काफ़ी मायने रखती है और एग्जाम में अरिहंत बुक पब्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसे ही आपको माप तौल एवं मापक उपकरण के भी चाहिए इस तरह के, क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने पहले ही करवा दिया। और इसके बाद पार्ट 2 आएगी जो कि आपकी मेजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग आएगी वीडियो। तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको वैसे चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।